इंडियन पॉलिटी क्लास आज हम लोग का शुरू होगा और पॉलिटी क्लास का मेंस कम्पिटी के लिए आज फर्स्ट लेक्चर हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग आज अपना पहला क्लास शुरू कर रहे हैं नए सेशन का और ये मेंस कम्पिटी दोनों के लिए है। मेंस कम्पिटी सिविल सर्विस के सिलेबस में चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, आरएएस हो, जितने भी स्टेट सिविल सर्विस स्टेट के मतलब पीएससी है, लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, सबका सिलेबस में इंडियन पॉलिटी जरूर होता है। एग्जाम लेने का नेचर चेंज हो सकता है। किसी का एग्जाम लेने किसी में क्या है कि इंडियन पॉलिटी, किसी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी की भूमिका ज्यादा है, किसी आयोग के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी की भूमिका कम हो, लेकिन ये इनका पार्ट है जरूर। ये इंडियन पॉलिटी उनके हर आयोग के एग्जाम में होता जरूर है। तो इंडियन पॉलिटी को हम लोग को पढ़ना है और इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। जो पॉलिटी पढ़ेंगे दो पार्ट में। पहला जो पार्ट होगा वो पॉलिटिकल टर्म्स का होगा। हम लोग इसमें पॉलिटिकल टर्म्स पर चर्चा करेंगे, जैसे डेमोक्रेसी क्या है, उसी तरह जैसे सेक्युलरिज्म क्या है, डेमोक्रेसी के कितने टाइप्स होते हैं, यानी लोकतंत्र के कितने टाइप होते हैं, शासन के कौन कौन से अंग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से मुख्य रूप से बॉडी होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका या फिर जुडिशरी न्यायपालिका। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन सब शब्दों को समझेंगे, इनका महत्व को समझेंगे, इसकी आवश्यकता समझेंगे। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पढ़ लेने के बाद इसको समझना आसान होता है। इसके बाद फिर तीसरा पार्ट, फिर एक पार्ट आएगा, ये इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। ये पॉलिटिकल टर्म एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों को मिला करके पढ़ना है। वो मुख्य रूप से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में उसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए कि धर्मनिरपेक्ष क्या है, भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों का वर्णन करते हुए बताए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की लोकतंत्र के लिए इसका महत्व या इसकी महत्ता को बताए, इस तरह का। तो इसमें एक तरह का पॉलिटिकल टर्म का भी प्रयोग हो रहा है, साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन से भी जुड़ा हुआ है। तो ये हम लोग थर्ड स्टेप में करेंगे, जबकि ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। वो मुख्य रूप से आंसर उनको पढ़ना है जो जो कि सिविल सर्विस की मेंस की फुल्ली तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो कंप्लीट, जिसको ये लेकर चल रहे हैं कि हमें मेंस पीटी का कंप्लीट तैयारी करना है, यानी वो आंसर राइटिंग में उस तरह का जो होते हैं प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है और वहीं पर उसका पढ़ाई भी होती है। तो आज हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल टर्म्स में। आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है राज व्यवस्था क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी क्या है। पॉलिटी क्या है, ठीक है, पॉलिटी का डिफिनेशन। पॉलिटी को ही हिंदी में क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था। इसी को राज व्यवस्था कहते हैं और इसी को राज्य तंत्र भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ राजतंत्र बोल रहे हैं, राजतंत्र नहीं, मोनार्की अलग चीज है, ये राजतंत्र है। इन सबको ही अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटी। ठीक है, इसको समझेंगे। इसका क्या रिक्वायरमेंट है, आखिर ये क्यों इसकी जरूरत है, इसका रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसकी आवश्यकता को हम लोग समझेंगे। आखिर इसका क्या आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है, इसका क्या महत्व है, इसका क्या वैल्यू है, ये सबको समझेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि एक राज व्यवस्था का जो होता है, एक अच्छी राज व्यवस्था के लिए कौन कौन सा तत्व की आवश्यकता होगी, एक अच्छी राज व्यवस्था बनाने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता है। और इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे तत्व, आवश्यकता, ये सब हो गया। अब हम लोग फिर समझेंगे शासन के अंग, यानी एक राज्य क्या है,
फिर हम लोग समझेंगे राज्य क्या है, फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज स्टेट, उसके बाद स्टेट के एलिमेंट्स को समझेंगे अलग अलग राजनीतिक विद्वानों के अनुसार। जैसे हम लोग सामान्य तौर पे पढ़ते हैं कि राज्य के 4 तत्व हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर राजनीतिक विद्वान 4 ही तत्व मानते हैं। अलग अलग राजनीतिक विद्वान अलग अलग इनको तत्वों के में परिभाषित करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य क्या है, फिर राज्य की क्या आवश्यकता है, इसका क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब समझेंगे। फिर हम लोग तब पढ़ेंगे शासन के बारे में, शासन के अंगों के बारे में। तो हम लोग आज हम लोग समझते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। अगर समान शब्द में कहूं एक लाइन में कि राज्य व्यवस्था क्या है, ये पहले की भी कई क्लास में बता चुका हूं, तो वो नियम या विधि, वह नियम या विधि, नियम कहिए, विधि कहिए या रूल कहिए, अंग्रेजी में रूल इसको कहते हैं, जिससे किसी क्षेत्र के, कोई एक क्षेत्र कहिए, प्रदेश कहिए, एरिया कहिए, ठीक है, वह नियम या विधि जिसमें किसी क्षेत्र, प्रदेश कहिए या एरिया कहिए या फिर स्टेट ही कह दीजिए, जो भी आपकी इच्छा, ये सब ज्योग्राफिकल हो गया, ये पॉलिटिकल वर्ड हो गया। क्या किया जाता है, वहां की जनता को शासित किया जाता है। यहाँ इस क्षेत्र या प्रदेश कहिए, एरिया कहिए, यहाँ के जो पीपल लोग हैं, इसको क्या किया जाता है, शासित किया जाता है, रूल किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, राज व्यवस्था। अब सवाल है कि क्या राज व्यवस्था में अगर कोई शासन कर रहा है, क्या सिर्फ वही राज व्यवस्था है? जैसे एक व्यक्ति सपोज कीजिए हंटर लेके खड़ा हो गया, अब शासन तो गब्बर सिंह भी कर रहा था रामगढ़ वालों पर, लेकिन क्या उसको राज व्यवस्था कहा जाएगा? नहीं, उसको राज व्यवस्था नहीं कहा जाएगा। राज व्यवस्था शासन करने का मतलब ये नहीं कि अब कोई हंटर लेके खड़ा हो गया है, अब डरा रहा है और व्यक्ति अब उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, वह शासित हो रहा है, वो राज व्यवस्था नहीं हुआ। अब गब्बर सिंह भी तो रामगढ़ वालों पर कर रहे थे, लेकिन गब्बर सिंह शासन कर रहे थे, राज व्यवस्था नहीं चला रहा था। तब फिर है कि फिर कैसे कहेंगे, तो इसमें कुछ टर्म कंडीशन है। टर्म कंडीशन क्या होगा, राज व्यवस्था में होगा यहाँ पर समूह काम करता है, यहाँ क्या होगा, ग्रुप्स वर्क करते हैं। फिर वही बात है कि गब्बर सिंह अकेला तो नहीं था, गब्बर सिंह के साथ भी तो उसका पलटन था, सब मिल उनके ही बदौलत करता था। अब क्या है, वहां जो वहां पर क्या होगा, ये जो समूह होगा, ये क्या होता है, इनका ये समूह आपस में ये क्या होते हैं, कई पोस्ट में ये डिवाइडेड होते हैं, कई पदों में ये डिवाइडेड होते हैं। कोई सीनियर पोस्ट होगा, कोई जूनियर पोस्ट होगा, कोई उसके नीचे का पोस्ट होगा। एक पोस्ट होगा जिसका काम होगा आदेश को देना, आदेश देना। कोई ऐसा भी पद होगा जिसका काम होगा इस आदेश को पूरा करना, आदेश को पूरा करना। एक आदेश देने वाला हो गया और एक आदेश को पूरा करने वाला हो गया। इस तरह का, यानी कि राज्य व्यवस्था में क्या होगा, ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स में जो लोग होते हैं ये कई पदों में बटे होते हैं आपस में ही। और ये क्या होता है, ये एक आदेश देने वाला होता है उस पदों में, कुछ होते हैं जो आदेश को पूरा करते। इसके अलावा इस ग्रुप्स का ये जो क्षेत्र होगा, उस ग्रुप्स का क्या होगा, ये जो जिस भी क्षेत्र, प्रदेश, एरिया, स्टेट कहिए, जहां पर ये ग्रुप का पावर है, एक्टिव है, उनका क्या होगा, वहां पर जो संसाधन है, जो संसाधन है, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेस, जो संपत्ति है, जो वहां के एसेट है, जो इनकम है, इन सब पर क्या होगा, उसका कंट्रोल होगा। इन सब पर उनका कंट्रोल होगा, वो उसका उपयोग कर सकता है जैसे चाहे, ठीक है, जैसे भी वो चाहे उसका उपयोग करता। प्लस वो ऐसा व्यवस्था भी करता है जिससे कि वो ऐसी व्यवस्था करता है जिससे क्या हो,
राज्य के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं, इनका भी क्या हो, इनका भी संसाधन पर हक रहे, इनका भी संपत्ति पर हक रहे, ये भी इनकम कर सके और समान हक रहे, समान हक रहे। तो राज्य व्यवस्था में हम लोग क्या क्या समझे कि राज्य व्यवस्था, ये लिखने का किसी को कोई जरूरत नहीं है, नोट्स आप लोगों को एप्लीकेशन में डाला हुआ है लाइब्रेरी में, और साथ में ये जब ये लाइव के ये जब रिकॉर्डेड क्लास में जाएंगे तो ये वीडियो के साथ साथ वहां पर नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे। इसलिए किसी को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है, समझने का प्रयास करें। राज्य व्यवस्था क्या है, तो कह सकते एक नियम विधि रूल, जो क्या होता है किसी क्षेत्र प्रदेश या फिर एरिया कहिए, स्टेट कहिए, इनके लोगों को क्या किया जाता है, शासित किया जाता है या उसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है, शासन चलाया जाता है। इसको कहते हैं राज व्यवस्था या पॉलिटी। अब है कि क्या सिर्फ शासन चलाना राज व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता तो गब्बर सिंह भी राज व्यवस्था चला रहा होता, ना कि वो डाकू उसको कहा जाता। तो राज व्यवस्था में क्या होगा, समूह होगा। अभी की गब्बर सिंह के पास भी समूह था, लेकिन ये समूह क्या होता है, ये कई पोस्ट में बंधे रहते हैं, जिनमें एक आदेश देने वाला होता है और एक पूरा करने वाला। अब सवाल ये है कि गब्बर सिंह का भी समूह में जो है आदेश देने वाला होता था, आदेश को पूरा करने वाला था, वहां भी कई पद थे। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या होता है राज व्यवस्था में जो 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 ये ग्रुप्स होते हैं, इनका उस एरिया का संसाधन, संपत्ति यानी रिसोर्सेस, और फिर जो एसेट है, इनकम है, ये सब पर कंट्रोल होता है। साथ में उसको ऐसा व्यवस्था करना है कि ये जो लोग हैं, इस एरिया के लोग, इनका भी संसाधन का हक मिले, संपत्ति का हक मिले, इनकम का हक मिले। ये चीज गब्बर सिंह नहीं करता था। वो सिर्फ अपना इनकम, अपना संसाधन, अपना एसेट देखता था, गांव वाले का, रामगढ़ वाले का नहीं देखता था। यही अंतर है एक रॉबर में और एक जो होते हैं, एक मतलब कि जो पॉलिटिकल सिस्टम चलाते हैं, जिनके पास किसी राज्य की पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उसमें यही एक अंतर। अगर ये दोनों अंतर खत्म हो गया तो समझिए कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम चला रहा है और गब्बर सिंह में कोई अंतर नहीं है, आप रामगढ़ में जी रहे हैं। अगर वो सिस्टम, ये सिस्टम अगर हट गया तो ठीक है। तो ये है राज व्यवस्था का परिभाषा, समझे। नोट्स किसी को लिखने की जरूरत नहीं है, वो लाइब्रेरी में डाला हुआ एप्लीकेशन में, और साथ में वीडियो के साथ भी संलग्न लगेगा। और जिनके पास हार्ड कॉपी है तो कोई बात ही नहीं है, उनके लिए और अच्छा है। और अब हम लोग समझते हैं राज व्यवस्था का आवश्यक चुनौती, या फिर उसके पहले हम लोग समझते हैं राज व्यवस्था की आवश्यकता। क्या कि राज व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो राज व्यवस्था की अगर आवश्यकता की बात करें, तो इसमें दो विचारधारा के लोग हैं। एक विचारधारा है जो इसको आवश्यक मानते हैं, इसको हम लोग पक्ष में बांटते हैं। एक विपक्ष में, पक्ष वाले का मानना है कि राज व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि समाज में भिन्न भिन्न मानसिकता के लोग हैं, कई प्रकार के संसाधन हैं, सबका कई वर्गों में बटा हुआ है, कई प्रकार के संसाधन हैं, संपत्तियां हैं, समस्याएं कई प्रकार की है। तो ये सब को सामंजस्य तरीके से चलाया जा सके, इसलिए राज व्यवस्था की आवश्यकता है। आवाज जा रही है नवीन आपको? नवीन आवाज जा रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप मैसेज कर दीजिए यदि आवाज जा रही है। ऐसे आवाज जा रही है, आप माइक ऑन किए थे, आवाज आई नहीं। काफी देर से जुड़े।
तो जो पक्ष में है, इधर विपक्ष में है। पक्ष वाले का मानना है कि कई लोगों का जो है समाज में कई मानसिक अलग अलग मानसिकता के लोग हैं। समाज में कई प्रकार के मानसिकता के लोग हैं। इन सबको एक दायरे में लाने के लिए, इसको आप ऐसे समझिए, एक परिवार में 5 लोग हैं, एक फैमिली है, 5 लोग हैं। अब किसी को आदत है 7 बजे जागने का, किसी को आदत है 8 बजे जागने का, किसी को आदत है 9 बजे जागने का, 10 बजे जागने का। तो अब कोई 7 बजे जागेगा तब फिर वो नाश्ता मांग रहा, कोई 8 बजे जाग के मांग रहा, कोई 9 बजे जाग के मांग रहा। तो इसमें क्या होगा? समस्या किसको होगा? जो नाश्ता का व्यवस्था कर रहा, जो भी व्यवस्था कर रहा, उसको दिक्कत होगी। जैसे एक मूवी आई थी बहुत पहले, गोविंदा का, याद होगा, जिसमें कि एक बहुत बड़ा घर होता, उस घर में कोई नौकर टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता? बेचारा परेशान हो जाता था, जो नौकर आता था 10 दिन में परेशान हो जाता था। अब कोई 7 बजे मैसेज कर वही नाश्ता मांग रहा है, कोई 10 बजे मांग रहा है, कोई 12 बजे, किसी को ये खाना है, किसी को कुछ और खाना है। तो नतीजा क्या होता था? कोई भी नौकर 7 दिन में भाग जाता था। बाद में उस घर पे गोविंदा गया नौकर बन के, और वो धीरे धीरे क्या किया, सबको एक रूल के अंदर में ले आया। सबकी कमियों को समझा, सबकी जरूरतों को समझा, तानाशाह नहीं बना, सबकी जरूरतों को समझा और एक मैनेज किया। और उस मैनेज को करते हुए क्या किया, सबको एक दायरा में ले आया। तो जो पक्ष वाले हैं, उनका यही मानना है कि पॉलिटी सिस्टम का व्यवस्था क्यों है? क्योंकि जो भिन्न भिन्न मेंटेलिटी के लोग हैं, वो सबको एक दायरा पे लाया जा सके, इसलिए राज व्यवस्था की आवश्यकता है। अब जो विपक्ष में है, उनका क्या मानना है कि ये मानव गलती का नतीजा है। ये क्या है? ह्यूमन मिस्टेक है। जो विपक्ष में है, जो इसका अपोज कर रहा है, उसका मानना है कि ये ह्यूमन मिस्टेक है। ये ह्यूमन मिस्टेक है कि मनुष्य की गलतियों का नतीजा है कि राज व्यवस्था की आवश्यकता पड़ा। क्योंकि उनका मानना था, ऐसे लोगों का मानना है जैसे महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, कि राज्य का सिस्टम ही गलत है, राज्य का व्यवस्था नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जो ये पासपोर्ट वीजा है कि इस देश में जाने के लिए पासपोर्ट से इस देश में, तो उनका मानना है कि ये सब सिस्टम गलत है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब समझेंगे कि क्यों उनका मानना गलत था और क्यों उनका जो वो मानना है, वह तर्क है, वो भी गलत है। उनका तर्क कहाँ सही है, कहाँ गलत है, किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है, इसके बारे में आगे समझेंगे। तो ये है राज व्यवस्था की आवश्यकता का एक रीजन और पक्ष और विपक्ष का, कि कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि समाज में कई प्रकार के लोग हैं, उन सबको एक दायरे में लाने के लिए राज व्यवस्था होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक फैमिली से, एक हॉस्टल, स्कूल का हॉस्टल से समझ सकते हैं। अगर हॉस्टल में क्या होता है, जो स्कूल हॉस्टल, वहां पर अब कई घर में किसी बच्चे को भिन्न भिन्न प्रकार के घरों से बच्चे आते हैं, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन हॉस्टल में सब क्या हो जाता है, स्कूल हॉस्टल में सब एक दायरे में आ जाते हैं और सबको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अगर वैसा ना किया जाए तो फिर क्या होगा, स्कूल सही से चलेगा? नहीं चलेगा। इसी के लिए क्या है, यही मानना है कि एक दायरे में लाने के लिए राज व्यवस्था की आवश्यकता है। विपक्ष वाले का मानना है कि ये क्या है, मानव गलती का एक नतीजा है। ऐसा कुछ भी कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति का स्वतंत्रता को क्या करता है, जो जो फ्रीडम है, लोगों का फ्रीडम को, उसको खत्म करता है। यही है राज व्यवस्था की जो है आवश्यकता का कारण। अब हम लोग देखते हैं एक अच्छी राज व्यवस्था के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक कुशल राज व्यवस्था का क्या क्या तत्व है। गुड पॉलिटी के लिए, गुड पॉलिटी कहिए, इफिशियंस पॉलिटी कहिए, अच्छी राज व्यवस्था कहिए, सुगम राज व्यवस्था कहिए। आखिर ये सब कैसे होगा, किसी राज्य में ये सब कैसे होगा? एक तो सबको पता है, सबसे पहला क्या जरूरी है, एजुकेशन। एजुकेशन
एजुकेशन यानी कि शिक्षा। आप दुनिया का कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी सभ्यता से रिलेटेड हो, हिंदू सभ्यता से रिलेटेड हो, इस्लामिक सभ्यता से रिलेटेड हो, क्रिश्चियन सभ्यता से रिलेटेड हो, पार्सियन सभ्यता से रिलेटेड हो, या वो सारे सभ्यता जो कि विलुप्त हो चुके हैं, इन सब सभ्यता में एक का महत्व सबसे ज्यादा दिया गया है, वो है शिक्षा, एजुकेशन। भारतीय सभ्यता का भी अध्ययन करें तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में भी जो राजा के जो बच्चे होते थे, चाहे आप भारतीय सभ्यता से संबंधित रामायण का अध्ययन करें, महाभारत का अध्ययन करें, मैं सभ्यता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, धर्म नहीं, भारतीय सभ्यता का। तो आप चाहे जिसका भी करें, रामायण करें, महाभारत का अध्ययन करें, इन सब में एक कॉमन है कि यहाँ सब में एजुकेशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो एजुकेशन में क्या है इंपॉर्टेंट, क्या रखा जाता है कि एजुकेशन सब पे ध्यान दिया गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं भारतीय सभ्यता का ही, महाभारत से। महाभारत में एक ही गुरुकुल में पांडव भी पढ़ा और एक ही गुरुकुल में कौरव भी पढ़ा, लेकिन पांडव और कौरव दोनों का विचारधारा, दोनों का सोच, सब कुछ पॉलिटी सिस्टम दोनों का क्या था, पूरा डिफरेंट था। तो आखिर शिक्षा देने वाला तो एक ही था, द्रोणाचार्य, लेकिन दोनों में अलग अलग, दोनों का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीति थी, पॉलिसी थी, वो डिफरेंट थी। तो इसका रीजन क्या हुआ, तो केवल शिक्षा देने से नहीं होगा, शिक्षा में दो, शिक्षा के साथ क्या होना चाहिए, उचित शिक्षा होना चाहिए। उचित शिक्षा से मतलब है इथिकल एजुकेशन, इथिकल एजुकेशन, नीतिगत शिक्षा। ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो करप्ट करते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, किसी भी देश का, किसी भी राज्य, आखिर ये सब तो शिक्षित है, एक एग्जाम पास करके गया, तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं इथिकल एजुकेशन का कमी है, इथिकल एजुकेशन का कमी है। इस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये एक कारण है। तो सिर्फ इसलिए कभी भी एक अच्छी राज्य व्यवस्था के तौर पर केवल शिक्षा को दे देने से नहीं होगा, उचित शिक्षा देना ज्यादा आवश्यकता है। उचित शिक्षा क्या है, तो जो उचित शिक्षा का मतलब है इथिकल एजुकेशन, नीतिगत शिक्षा। यही वजह है कि सिविल सर्विस के सिलेबस में कुछ साल पहले एक सब्जेक्ट जोड़ा गया था, इथिक्स। रीजन यही है, क्योंकि इतने सारे प्रयास के बाद भी जब भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा था, उल्टे क्या हो रहा था, और बढ़ रहा था। अब बढ़ा कौन रहा था, पढ़े लिखे लोग। तो इसलिए कहा गया कि नहीं, अब एक ऐसे लोगों को लाना है सर्विस में जिसमें कि इथिकल नॉलेज हो, जो इथिक्स से जुड़ा हो। ये जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट है, यूपीपीसीएस वाले हैं, एमपीपीएससी वाले हैं, उन लोगों को आगे चलकर ये पढ़ना है एथिक्स। ये बहुत ही मजेदार विषय है, और जो एक बार इसे सही से पढ़ ले तो फिर शायद उसको, उसके अंदर इतना एथिक्स तो आ जाता है कि वो सही गलत को अच्छे से चूज कर सके। तो एक तो हम लोग समझ गए उचित शिक्षा, एक अच्छी राज्य व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, उचित शिक्षा। और उचित शिक्षा का संबंध है इथिकल नॉलेज से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है। एक तो हो गया उचित शिक्षा, अब इसके बाद है अवेयरनेस, जागरूकता। लोगों में अवेयरनेस हो, जागरूकता हो। किसमें होना चाहिए अवेयरनेस, ये जागरूकता किसमें हो, पीपल में, लोगों में ये जागरूकता हो। अब इसका एक एग्जांपल इसको ऐसे समझते हैं, केरला भारत का एक स्टेट है, गुजरात भारत का एक स्टेट है, महाराष्ट्र ये भी भारत का स्टेट है। ये तीनों स्टेट का एक खासियत है कि तीनों ही स्टेट समुद्र के किनारे हैं।
तीनों ही स्टेट समुद्र के किनारे हैं और आज से ही नहीं, प्राचीन भारत का ही अध्ययन करें तो ये तीनों व्यापारिक केंद्र रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ ऐसे स्टेट का नाम लेते हैं जो समुद्र से दूर है। बिहार समुद्र से दूर है, झारखंड समुद्र से दूर है, उड़ीसा, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, इतना ले। अब ये स्टेट का प्रगति देखिए काफी है, इनके तुलना में ये स्टेट का जीडीपी हो, प्रगति हो, काफी है, ये स्टेट नहीं है। अब यहाँ वाले का जो सीएम है तो सीधे बोल देता है कि बिहार प्रगति इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ समुद्र नहीं है। तो अब जिनको ये कंफ्यूजन है कि बिहार का प्रगति में का कारण रुकावट अगर समुद्र है तो वो कुछ ना करे, वो एनआईटी जो गंगा नदी किनारे एनआईटी घाट है वहां जाए। एनआईटी घाट के ही पास एक घाट होगा, रानी घाट, उसमें इन्हीं की सरकार ने लिखाए है कि यहाँ से मौर्य काल में यूरोप की सबसे बड़ी सब्जी की मंडी लगती थी, विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी सब्जी की मंडी लगती थी और यहां से सब्जी यूरोप तक जाते थे। तो जिनको भी ये शक है तो वो जाकर के देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, यही चीज समझाना चाह रहे कि ये केरला, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब समुद्र के किनारे है। ठीक है, अब इसमें भी जितना प्रगति गुजरात किया है उतना केरला का नहीं है, उतना महाराष्ट्र का नहीं, ये तीनों भी समुद्र किनारे। उसी तरह बिहार, झारखंड, अब झारखंड के बारे में वहां तो समुद्र नहीं है लेकिन संसाधन काफी है, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। अगर सिर्फ संसाधनों पर अगर आपके पास संसाधन ज्यादा चाहिए तो उसको काबू करने के लिए भी तो अधिकारी ज्यादा चाहिए, यानी नंबर ऑफ ग्रुप्स का जो अभी बताया कि राज व्यवस्था में क्या नंबर ग्रुप्स चलाते हैं राज व्यवस्था, तो वो ग्रुप्स में लोगों की संख्या भी तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इनका पीसीएस का जो पीएससी है, जो लोक सेवा आयोग है उसका, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का क्या हाल है वो सबको पता है। नतीजा क्या हो रहा है कि वो जो संसाधन है, इनके यहाँ जो संसाधन है उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि आखिर ये सब फिर दिक्कतें क्यों आ रही है, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। इन सब स्टेट में, ये जो स्टेट है यहाँ पर क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता के अभाव में क्या हो रहा है कि आप अपना जो जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, ये गलत चुन रहे हैं या गलत तरीके से चुन रहे हैं। आप अपनी जनप्रतिनिधि गलत तरीके से चुन रहे हैं। अब चाहे जाति के नाम पे चुने जा रहे हैं, धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पर, या फिर आप अपने वोट को बेच रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता नहीं है। तो एक अच्छी राज व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि लोगों में जागरूकता हो अपने राज्य के प्रति, तभी जाकर के वो स्टेट आगे बढ़ेगा। इसके अलावा अब अन्य आगे का देखते हैं, आगे कौन सा तत्व चाहिए। एक तो शिक्षा हो, यानी शिक्षा के साथ साथ जागरूक भी हो, लोगों में जागरूकता हो, संविधान के प्रति, जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट हो, संविधान के प्रति रिस्पेक्ट हो। यदि संविधान के प्रति रिस्पेक्ट है तो आपको कैसा जनप्रतिनिधि, जैसे एक सवाल आ जाता है कि हम अपने जनप्रतिनिधि किस आधार पे चुने, तो आप कुछ मत कीजिए, आप डीपीएसपी को पढ़िए, डीपीएसपी में बता दिया गया है कि आपको कैसा जनप्रतिनिधि चुनना है, उसमें वो सब गुण है या नहीं। संविधान का अध्ययन कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो संविधान के प्रति क्या हो, आदर हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो शिक्षित भी है, जागरूक भी है, लेकिन अपने ही देश के प्रति जो संविधान है उसके प्रति उसका आदर नहीं है। अब जैसे जो उग्र भारत में ही जो कभी अलगाववादी जो होते हैं, वो पढ़े लिखे भी होते हैं, जागरूक भी होते हैं, लेकिन संविधान के प्रति उसमें आदर नहीं होता, इसलिए वो अलगाववादी बन जाते हैं। तो ये भी एक क्या है, खतरा है। तो संविधान के प्रति आदर हो। उसके बाद राज्य की शासन व्यवस्था भ्रष्ट एवं स्वार्थी लोगों में नहीं जाए। जो राज्य की जो शासन व्यवस्था है करप्टेड एंड सेल्फिश से दूर रहे। यानी जो करप्टेड है और सेल्फिश लोग, अब ये करप्टेड और सेल्फिश लोग से दूर कब होगा शासन, जब लोगों में अच्छी उचित शिक्षा हो,
अच्छी शिक्षा जब हो, एजुकेशन, गुड एजुकेशन में रहे लोग, उसके बाद अवेयरनेस रहे, जागरूकता रहे। पॉलिटी बिल्कुल मैथ की तरह होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अच्छी शिक्षा होगी, अवेयरनेस होंगे, तो क्या होगा, वे अपने जो जनप्रतिनिधि है सही चुनेंगे। जब जनप्रतिनिधि सही चुना जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि शासन कभी भी करप्टेड और सेल्फिश लोगों के हाथों में नहीं जाएगा, करप्टेड और सेल्फिश लोगों के पास नहीं जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपका अच्छी शिक्षा है तभी ही करप्ट। अब अगर हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का पीछे क्या अध्ययन करें तो पता चलता है कि जब देश में साक्षरता दर कम थी तो हमारे देश में ईमानदार नेताओं की संख्या ज्यादा थी। ये जैसे जैसे साक्षरता दर बढ़ती, इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ शिक्षा नहीं, उचित शिक्षा, क्योंकि डिग्रियां तो बहुत दे दिया गया लेकिन एक अच्छी एजुकेशन, एथिकल नॉलेज कह सकते हैं, एक एथिकल एजुकेशन नहीं दिया गया। तो अवेयरनेस के जब होगा तो स्वाभाविक है रिप्रेजेंटेटिव अच्छे चुने जाएंगे। जब रिप्रेजेंटेटिव अच्छे चुने जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि शासन आपका करप्टेड और सेल्फिश लोगों से दूर रहेगा। एक ये है। इसके बाद राज्य में इनकम हो। अब देखिए सब कुछ है लेकिन इनकम ही नहीं है तो लोग, तो स्वाभाविक बात है कि वो करप्शन की ओर बढ़ेगा अगर इनकम नहीं है तो। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, कोरोना काल में, अब कोरोना काल में बहुत सारे बेरोजगारी बढ़ी, नतीजा क्या हुआ, क्राइम बढ़ गया, चोरी चपाटी ये सब बढ़ गया। अभी जैसे आप देख लीजिए श्रीलंका, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल। श्रीलंका क्या था कि अच्छा खासा वहां चल रहा था सब कुछ, लॉकडाउन लगा, उनका जो श्रीलंका का जो आय का जो मुख्य साधन था वो था टूरिज्म, लॉकडाउन में बंद हो गया। टूरिज्म क्या हो गया, बंद हुआ, नतीजा क्या हुआ, आर्थिक स्थिति खराब हुई। उसके बाद वहां का सरकार एक और गलत फैसला ले लिया, वो रातों रात सारा कृषि को जैविक कृषि में बदला। जैविक कृषि अच्छी चीज है, भारत सरकार भी प्रयास कर रही है, भारत में राज्यों की सरकार भी, लेकिन आप सोचेंगे कि एकाएक कोई सिस्टम को हम रातों रात बदल दें तो उससे प्रॉब्लम होगी। तो वो लोग क्या किया कि सिस्टम अचानक रातों रात कर दिया क्या कि हाँ अब जैविक खेती ही होगा। नतीजा क्या हुआ कि किसान जैविक खेती को लेके तैयार नहीं थे, बहुत सारे किसानों को उसका नॉलेज सही से नहीं था। सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा ना, आपको ट्रेनिंग भी देना होगा। तो अब जैसे एग्जाम्पल के लिए भी भारत में पॉलिथीन को बंद करने का लंबा चौड़ा खर्च किया जा रहा, भारत में, बिहार में और भी कई राज्यों में। अब तो भारत सरकार द्वारा ही बंद है। जितने का विज्ञापन हो रहा है, अगर उतने का जो पॉलिथीन का जो आप दे रहे हैं उनसे, उसके बदले में जो आप दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं दुकानदार, क्योंकि उनका कहना है कि ये कॉस्टली पड़ रहा है। तो आप जितना विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं अगर उसका सब्सिडी दे दिया जाए उसमें, तो दुकानदार खुद पकड़ेंगे, आपको विज्ञापन देने का कोई जरूरत नहीं है। दुकानदार को कोई पॉलिथीन से विशेष प्रेम नहीं है, उसको भी पता है कि ये नुकसानदायक है, लेकिन उनको भी अपना बचत देखना है और उनका कहना है ये महंगा पड़ता है, क्वालिटी इसका सस्ता वाला में क्वालिटी डाउन रहता है तो कस्टमर नहीं लेना चाहता है। तो जरूरी क्या है, जरूरी है कि आप उसका जो ऑप्शन दे रहे हैं पॉलिथीन का, उस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, उसका विकल्प, उस पर सब्सिडी वगैरह दे। तो सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा। तो आप जैविक खेती रातों रात कानून बना दिए, किसान तो तैयार था नहीं, किस बहुतों को विधि भी पता नहीं होगा, इंडिया में पढ़े लिखे लोगों को भी पता नहीं है कि जैविक खेती क्या है, इसका क्या, सिर्फ नाम हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं कि हाँ इसका ये फायदा है, प्रोसेस क्या है वो तो पढ़े लिखे किसानों को इंडिया में भी पता नहीं है। तो जरूरी है आपको सिस्टम में लोगों को ढालना, सिस्टम बनाना बड़ी बात नहीं, तो ढालना बहुत बड़ी बात होती है। नतीजा क्या हुआ, श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल तक की स्थिति आ गई। तो इसीलिए कहा गया है कि इनकम अच्छा हो, इनकम अच्छा रहेगा तभी वहां पॉलिटी सिस्टम अच्छा चलेगा। इनकम खराब रहे तो लोग ना चाहते भी क्या होता है, इथिक्स भूल जाता है। इसके बाद जागरूकता के बाद, इसके बाद क्या जरूरी है, राज्य में जो आपदा आती है, राज्य का जो आपदा आती है, ठीक है, जो समस्या है, अगर किसी तरह का आपदा वगैरह आ रहा, आपदा या कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उससे लड़ने की क्षमता, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं श्रीलंका से, उसमें लड़ने की क्षमता नहीं था। नतीजा क्या हुआ, उसका पूरा इकोनॉमिकल सिस्टम बर्बाद हो गया। और जब इकोनॉमिकल सिस्टम बर्बाद होगा तो लोग क्राइम में ना चाहते भी उतरते हैं। इसके बाद
और क्या हो, राज्य में एकता और बंधुत्व का भाव रहे, एकता व बंधुत्व का भाव रहे, यूनिटी रहे, यह सब जरूरी है। राज्य के जो लोग हैं विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूक रहे, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूक रहे। अब एक समय था जबकि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए सिर्फ आपके पास रास्ता था, आप कोई बड़े शहर जाइए, दिल्ली जाइए, पटना आइए, लखनऊ जाइए, और भी मतलब बड़े शहरों का ऑप्शन था। आज टेक्नोलॉजी की वजह से घर पे कोई भी कर पा रहा है। अब जरा सोचिए कि कोई कसम खा ले कि नहीं हमको मोबाइल स्मार्टफोन चलाना नहीं सीखना, या स्मार्टफोन कैसे यूज किया जाता है हमको नहीं समझना है, तो वो एजुकेशन से, तो अगर वो स्मार्टफोन से जुड़ रहे, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे, तो उसका बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ सिविल सर्विस की तैयारी नहीं, आप किसी भी चीज में आज के डेट में टेक्नोलॉजी से आप बहुत चीज कर सकते। किसी विषय में जानकारी चाहिए, कोई रूट आपको पता करना है, कहीं आप जा रहे हैं, गूगल मैप, तो ये सब अगर आपके ये सब लोगों में स्किल है तो वहाँ क्या होगा, उस राज्य के लोग अपना जो इनकम है, जो अपना कार्य है, अच्छे से कर सकते हैं। आज स्मार्टफोन के आने की वजह से बिजनेस को काफी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। अब कोई सामान है हमारे यहाँ मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आप उसको ऑनलाइन किसी दूसरी जगह से मंगा सकते हैं। खपत जो उसका जरूर बिक्री बढ़ा, तो राज्य का भी इनकम बढ़ा। तो अब सपोज करिए कि लोगों को विज्ञान, अगर यहाँ इंडिया के लोग कसम खा लेते कि हमें स्मार्टफोन लेना ही नहीं है, मुझे स्मार्टफोन यूज नहीं करना है, अगर ऐसा या लोग यहाँ कोशिश ही नहीं करते। जैसे जब स्मार्टफोन 4G आ रही थी जियो का, तो उस समय लोग कह रहे थे कि इंडिया में स्मार्टफोन ना फेलियर हो जाएगा। फेलियर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ के सर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा सर। अधिकांश लोग देखिए स्मार्टफोन चला रहे हैं और उसका फायदा भी उठा रहे हैं, स्मार्टफोन का फायदा भी उठा रहे हैं। तो ये विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति, विज्ञान का मतलब केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से नहीं रखिएगा। अब इसको ऐसे समझिए, विज्ञान का मतलब होता है एक उसका अथेंटिक नॉलेज रखना। इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझिए, अभी जैसे नदी का जो होता है, नदी सफाई का चल रहा है, गंगा नदी हो, जमुना हो, सबका भी अभियान चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि मैदानी क्षेत्रों में जो गंगा के आसपास के जमीन है वो जहरीला हो रहा, पानी तो हो ही गया था, जहरीला हो रहा। इसका दो कारण है। पहला, फैक्ट्री आदि का पानी जाना, जो फैक्ट्री है ये सब का पानी चला जाता है, नदी में मिल रहा है केमिकल वाला। दूसरा, लोग भी अब जैसे विसर्जन वगैरह हो, पूजा पाठ का सामान वो भी कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ भी बिहार में एनआईटी घाट के आसपास सरकार रोक लगाए हुए, वहां डब्बा दे दिया है कि आपको जो पूजा पाठ का जिसको भी विसर्जन करना है वो इस डब्बा में डाल दे, हम लोग एक अच्छे जगह पे जाके विसर्जित कर देंगे, क्योंकि एनआईटी घाट के आसपास लोग नहाते वगैरह तो यहाँ का पानी स्वच्छ रहे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिद पे आ जाते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि नहीं प्रथा गलत है, देखिए जब ये सिस्टम बना, जब ये प्रथा बना, तो उस समय क्या था ना कि भारतीय बाजार में चाइनीज बाजार इन नहीं किया था। सारा सामान उस समय वोकल फॉर लोकल चलता था, यानी कि सब लोकल बनता था और प्राकृतिक विधि से बनता था, लोग प्राकृतिक विधि से बनाते थे। नतीजा क्या होता था, उसमें केमिकल वगैरह नहीं होता था। तो वो जो केमिकल वगैरह नहीं होता था उसका लोगों को कोई, नदी को कोई नुकसान नहीं होता था। आज क्या हो चुका है, आज आप जितने भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो लो क्वालिटी, और लोग खासकर पूजा पाठ में स्पेशली लो क्वालिटी का लेता है। पूजा पाठ में तो घर का यूज थोड़ी करना है, पूजा पाठ का है, और लो क्वालिटी का लेता है पूजा पाठ के नाम पे ज्यादातर लोग। अब उसका क्या हो रहा है, पूजा पाठ में जो लोग कम ले रहे हैं, जो उसका जो सामान जो नकली वाला जो ले रहा है, तो वो क्या हो रहा है, जब विसर्जन किया जाएगा तो वो पानी में जाएगा, वो विसर्जन जो किया गया, जो पानी में गया, तो वो सारा केमिकल पानी में घुलेगा। वो क्या करेगा, पानी में जो जीव रह रहे हैं, जो भी पानी में जो जलीय जीव है उसको नुकसान करेगा। डॉल्फिन की संख्या ऐसे भी कम हो रही है गंगा में, उसको नुकसान करेगा और पानी को खराब करेगा। बाद में जब वो पानी बाढ़ के समय में जब वो क्या होगा, वो जाएगा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां पर क्या होगा कि वहां का भी जो मिट्टी होगा उसको भी जहरीला करेगा। तो इसलिए एक अच्छी राज्य व्यवस्था के लिए, एक अच्छा शासन के लिए जरूरी है कि लोग विज्ञान के प्रति जागरूक रहें। तो ये था हम लोगों का एक अच्छी राज्य व्यवस्था का तत्व। तो आज हम लोग अभी तक 3 टॉपिक समझे हैं।
हम लोग अभी तक 3 टॉपिक समझे। राज्य व्यवस्था क्या है, इसकी आवश्यकता, और इसका राज्य व्यवस्था की आवश्यकता के साथ साथ इसका एक अच्छी राज्य व्यवस्था के लिए तत्व। अब हम लोग समझते हैं चुनौती, चैलेंजेस। एक अच्छी राज्य व्यवस्था में क्या क्या चैलेंज है, चुनौतियों को समझते हैं। तो कभी भी सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है कानून को बनाना। एक कानून बनाना आसान है, लेकिन एक ऐसा कानून बनाना जिसको कि सभी लोग एडप्ट कर सके, उस सिस्टम में ढल सके, वही हुआ कानून बनाना। ठीक है, लॉ। ठीक है, दूसरा होता है फिर उसको लागू करना। कानून बनाना भी बन गया, लेकिन इसको लागू करना वो ज्यादा है। ठीक है, अप्लाई करना। और तीसरा होता है जो कानून बना, लागू हुआ, उससे यदि किसी को समस्या हुआ तो न्याय करना, जस्टिस। तो सबसे पहला चुनौती है कानून बनाना। ठीक है, कानून बनाना कि ऐसा कानून बने कि जिसको सभी लोग एडप्ट कर चुके, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, वो कानून बनाना सबसे हार्ड है। तो इसके लिए कौन सा शासन का कौन सा बॉडी बना, इसी के लिए बनाया गया है। शासन का बॉडी का निर्माण हुआ विधायिका, लेजिस्लेचर। कानून बनाने के लिए ही कौन सा शासन का अंग का निर्माण हुआ, विधायिका। अब चूंकि लागू करना दूसरा टफ काम क्या है, ये वाला टफ वर्क कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा टास्क कौन सा हो गया, लागू करना। और लागू भी, तो इसके लिए कौन सा शासन का दूसरा अंग बना, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ये दूसरा बना, शासन का ये दूसरा अंग है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। क्योंकि कानून बन भी गया है, अब उसको लागू करने के लिए आवश्यकता, जैसे अब कानून बन, लागू करने के लिए अब क्या क्या संसाधन चाहिए, इतना आसान तो नहीं है लागू करना। अब क्या क्या संसाधन चाहिए उसको, फिर उसमें उस जब कानून को लागू किया जा रहा है तो कितने लोगों की आवश्यकता है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लोगों को क्या समस्याएं आ रही है, अगर लोग उसमें अडेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं, इन सब के लिए ही क्या बना, इन सब के लिए बना, लागू करने के लिए कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तीसरा, अब कानून बन भी गया, लागू भी हो गया, लेकिन हो सकता है कि उस कानून से किसी को नुकसान हो रहा हो, उस कानून के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नुकसान कर रहा है, या उस कानून से किसी व्यक्ति को राज्य से, स्टेट से ही नुकसान हो रहा है। तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए तब क्या हुआ, इसको क्लियर करने के लिए तीसरा बॉडी बना, न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो कुल मिलाकर के इसमें देखिए कानून का कितना हो गया, एक कानून बनाना, इसके लिए एक विधायिका, लागू करना, इसके लिए कार्यपालिका, न्याय करने के लिए न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। ये सब तीनों जो होता है, यही वजह है कि जो शासन के केवल 3 अंग होते हैं, कि चाहे वह शासन का कोई भी हो, इसका रीजन यही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये शासन के मात्र 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्याय। चौथा अंग नहीं होगा, 3 ही अंग हो, चाहे वो राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, तानाशाह हो, या फिर गुटतंत्र हो, कोई भी शासन का कोई भी प्रकार है, यही 3 ही अंग आपको मिलेंगे। हो सकता है कि ये तीनों अंगों का जो प्रयोग है वो अलग तरीके से हो, कहीं पे किसी व्यवस्था में ये दोनों का प्रयोग एक व्यक्ति कर रहा हो, इसका अलग, कहीं पर होगा ये तीनों का प्रयोग अलग अलग कर रहा होगा, कहीं पर इन तीनों का प्रयोग करने के लिए ग्रुप्स होता होगा, कहीं पर तीनों का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति करता है। तो ये सब सिस्टम अलग अलग, मतलब तरीका यूज करने का, प्रैक्टिकली यूज करने का इसमें तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन होगा यही 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये शासन का 3 अंग ही इसी वजह से होता है, और यही है। तो अब हम लोग आज एक और कौन सा समझ गए, चैलेंजेस समझ गए, और उससे समझ गए कि शासन के 3 ही अंग क्यों होते हैं। आज का क्लास हम लोग यही एंड कर रहे हैं। कल अब हम लोग, कल का जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट, राज्य क्या है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य की क्या आवश्यकता है। स्टेट के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे
कि एक स्टेट में शासन कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा शासन होता है। अब हम लोग कल हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, और राज्य के बारे में जिनको भी नोट्स पढ़ना हो वो गुरुमंत्रा.online जो एप्लीकेशन है इसमें जाइएगा। ब्लॉग्स में राज्य के बारे में पूरा विस्तार से नोट्स है, पहले से भी पढ़ के रहे तो ज्यादा अच्छा है, पढ़ लीजिएगा। फिर कल हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं।